Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with previous year question paper of Cotton Corporation of India Limited जो कि एग्जाम हुआ था 16 मार्च 2020 को। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स, जो कि CA CMA वाले लोग जो भी फॉर्म भरते हैं इसके लिए, तो उन्हीं का पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, और मैं बता दूं जो भी इसमें जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, तो इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और आपका जो जनरल नॉलेज होता है, जीके का पोर्शन होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, ऑल दिस वीडियोस आर ऑलरेडी अपलोडेड इन माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, ये सब वीडियोस अपलोडेड है। आप अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो ये सब वीडियो जाकर के आप जरूर जाकर के देख लो। ठीक है, सभी जो वीडियो है ना, जैसे जीके हो गया, चाहे फिर इंग्लिश हो गया, चाहे फिर मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, नहीं, और फिर जो रीजनिंग का जो पोर्शन है, ऑल दिस वीडियोस आर सेपरेटली अपलोडेड। ओके, सभी ये सब सभी जो क्वेश्चन है वो 15 क्वेश्चन सभी वीडियोस में है। ठीक है, और मैं बता दूं ये जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स का जो पोर्शन है, जो आपका जो टेक्निकल पोर्शन जो आप बोल सकते हो, जो टेक्निकल पोर्शन में आपका मैं फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय वीडियो ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स का जो वीडियो में जो पार्ट में जो रिकॉर्ड किया था फर्स्ट वीडियो में, तो उसमें मैंने आप लोग के लिए फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक मेरा जो फर्स्ट वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 15 MCQ तक ऑलरेडी डिस्कस्ड है, आप उस वीडियो में जाकर के देख लेना 15 MCQ। आज हम फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले मैं बता देता हूँ, आपको अगर पीडीएफ चाहिए होता है, मेरे जितना भी वीडियो होता है यूट्यूब पे, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होता है तो आप मेरे को ना टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। हिमांशु रंजन क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है, हिमांशु रंजन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए ठीक है, आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए, क्या बोलता है कि एज पर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 अवेलेबल सरप्लस मींस द अवेलेबल सरप्लस कंप्यूटेड अंडर सेक्शन। ये जो अवेलेबल सरप्लस का कंसेप्ट होता है ना पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में, तो बोलता है कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में जो अवेलेबल सरप्लस होता है उसको कौन सा सेक्शन में उसको डिफाइन किया है। ठीक है, तो उसको जो डिफाइन किया वो सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट है, सेक्शन 5 ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में उसको डिफाइन किया। अवेलेबल सरप्लस मींस अवेलेबल सरप्लस कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो थोड़ा मैं बता देता हूँ अवेलेबल सरप्लस होता है क्या। अवेलेबल सरप्लस जो होता है ना, जैसे जो अलोकेबल सरप्लस होता है तो उसमें से आप डिप्रिसिएशन माइनस कर दीजिएगा तो अवेलेबल सरप्लस आता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का हो गया ऑप्शन 1 सेक्शन 5 होता है अवेलेबल सरप्लस का। क्वेश्चन नंबर 17 आज आपको मैं एक MCQ आज मैं आपको होमवर्क देता हूं। आप इस MCQ को बनाइएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर लिख करके मेरे को बताइएगा कि आप कैसे सॉल्व किए। ठीक है, आप अपना आंसर जरूर बताइएगा क्योंकि आंसर यहाँ पे मेंशन है, आप बताइएगा आप कैसे बनाए। ठीक है, मैं तो डेली डिस्कस करता हूँ सब क्वेश्चन। आज मैं सोचा कि आप लोग के लिए भी एक टास्क दूं, आप इस MCQ को बना करके मेरे को कमेंट सेक्शन में आपको उत्तर देना है। ठीक है, आंसर देना है आपको। चलिए आपका ये आपके लिए होमवर्क हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अंडर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कन्वर्जन कॉस्ट आर अप्लाइड टू प्रोडक्ट एंड यूजिंग ए प्री डिटरमाइंड एप्लीकेशन रेट। द प्री डिटरमाइंड रेट इज बेस्ड ऑन, जो प्री डिटरमाइंड रेट इज बेस्ड ऑन, तो बजटेड कन्वर्जन कॉस्ट, जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट में जो कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाई होता है ना किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर प्री डिटरमाइंड एप्लीकेशन है, तो उसको वो जो प्री डिटरमाइंड रेट जो बेस्ड होता है वो बेस्ड होता है बजटेड कन्वर्जन कॉस्ट के प्रति। ठीक है, तो क्वेश्चन 18 का हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि डैश इज डिफाइंड एज ए मेथड ऑफ बजटिंग व्हिच रिक्वायर ईच कॉस्ट एलिमेंट टू बी स्पेसिफिकली जस्टिफाइड आउट ऑफ द एक्टिविटी टू व्हिच द बजट रिलेट आर बीइंग undertaken for the first time budget and related to the for the first time without approval and the budget allowance is zero। देखिए बजट अलाउंस इज जीरो, और ये जो बजट किया गया बजट रिलेट टू द फॉर द फर्स्ट टाइम लिया गया और अभी विदाउट अप्रूवल बजट अलाउंस जो हो रहा है वो जीरो लिया जा रहा है, तो उसको बोला जाता है जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है, जीरो बेस्ड बजटिंग इज डिफाइंड एज मेथड ऑफ बजटिंग व्हिच रिक्वायर ईच कॉस्ट एलिमेंट टू बी स्पेसिफिकली जस्टिफाइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन 3 जीरो बेस्ड बजटिंग।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है कि व्हाट इज द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर पीरियड आइटम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। AS5 के हिसाब से बताइए, प्रायर पीरियड आइटम एज पर AS5 का पूछ रहा है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पूछ रहा है आपसे AS5 का। तो इट शुड बी सेपरेटली शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ए मैटर दैट इट्स इम्पैक्ट ऑन द करंट प्रॉफिट और लॉस कैन बी परसीव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है कि एज पर सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 स्टेट दैट, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना 1872, तो बोलता है कि 15 है ना, सेक्शन 15 जो कंसर्न होता है, कंसर्न का सेक्शन 15 है, तो बोलता है कि कंसर्न इज कमिटिंग ऑथोरिटी टू कमिट एनी एक्ट प्रोविजन बाय द इंडियन पेनल कोड और द अनलॉफुल डिटेनिंग और डिटेनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रिजुडिस of any person with whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। देखिए इतना बड़ा डेफिनेशन है, एक क्वेश्चन का डेफिनेशन है। अगर आप स्टडीमेंट पढ़े होंगे तो आपको स्टडीमेंट में ये डेफिनेशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है कि आपको डरा के धमका के आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करवा लेता है तो उसी को कॉन्सर्न बोला जाता है। तो सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्सर्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है कि एज पर द कंपनी एक्ट 2013 एवरी कंपनी हैविंग नेटवर्थ 500 करोड़ दिखा रहा है, बोल रहा है, और टर्नओवर ऑफ रुपीज, तो टर्न पूछ रहा है आपसे 10 और मोर, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और नेटवर्थ 500 करोड़, और जो टर्न ओवर होता है वो 1000 करोड़ होता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल, 1 मिनट आई विल इरेज इट। ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, सेल कॉन्स्टिट्यूट CSR, ये जो CSR का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 135 में है। ठीक है, जो कंपनी एक्ट का जो सेक्शन है सेक्शन 135। ठीक है, सेक्शन 135, सेक्शन 135 कंपनी एक्ट 2013 में CSR को डिफाइन किया गया। उसमें बोलता है कि नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और नेट प्रॉफिट 5 करोड़, नेट प्रॉफिट 5 करोड़, देखिए नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर, और नेटवर्थ 500 करोड़, और टर्नओवर होता है 1000 करोड़। ठीक है, टर्नओवर होता है 1000 करोड़। तो क्वेश्चन 22 का हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे देखिए, और जो CSR करना पड़ता है ना वो 2% करना पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 क्या बोलता है कि द ऑडिटर हैज गिवन द फॉलोइंग रिमार्क, जो ऑडिटर है फॉलोइंग रिमार्क दे रहा है कि we have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion। जो ऑडिटर जाता है ऑडिट करने के लिए तो उसको we have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence, जो ऑडिटर ऑडिट करने गया ना तो उसको जितना भी जो ऑडिट एविडेंस उसको मिलना चाहिए ऑडिट करने के लिए उसको नहीं मिल रहा। इट मींस जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग रहा था ऑडिटी से तो ऑडिटी उसको नहीं दिया। ठीक है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो मांग रहा था। अकॉर्डिंगली वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जब तक वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेगा नहीं पूरा तो कैसे वो अपना ओपिनियन कैसे दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए बोला कि अकॉर्डिंगली वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट काइंड ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इट इज दिस, व्हाट टाइप ऑफ रिपोर्ट इज दिस। तो ये हो जाएगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट देगा। 23 का हो जाएगा ऑप्शन 4 डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है एज पर सेक्शन 7 ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 द एम्प्लॉयर शैल अरेंज टू पे द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी विद इन 30 डेज। जिस दिन ग्रेच्युटी के लिए पेमेंट के लिए लायबल हो जाता है ना एम्प्लॉयर, उस दिन से 30 दिन के भीतर एम्प्लॉय को मिल जाना चाहिए। ठीक है, as per section 7 of the payment of gratuity 1972 the employer shall arrange to pay the amount of gratuity within 30 days from the date it become payable to the person to whom the gratuity is payable। ठीक है, तो क्वेश्चन 24 का हो जाएगा ऑप्शन 4 30 डेज के अंदर ग्रेच्युटी मिल जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एस 26 के हिसाब से पूछ रहा है डैश इज अमाउंट बाय विच कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट एक्सीड्स इज रिकवरेबल अमाउंट। तो इसका आंसर हो जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस। ये आप थ्योरी आपका ये आपका ले जाएगा ना, तो इससे रिलेटेड कुछ सम भी होता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स है, उस भी आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, स्टेटमेंट में आपको मिल जाएगा तो ऑप्शन 4। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। 26 देखिए,
26 क्या बोलता है कि हाउ विल यू क्लासिफाई द एक्टिविटी ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ पेटेंट। पेटेंट अगर आप सेल करते हो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट से पूछ रहा है आपको, बताओ कि कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ पेटेंट, अगर आप पेटेंट को बेच रहे हो तो उससे आपको कैश कुछ रिसीव कर रहे हो, तो वो कैश फ्लो में कौन सा एक्टिविटी के अंदर आएगा, तो वो आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, ठीक है, वो आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। 26 का हो जाएगा ऑप्शन 1 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 27 देखिए, 26 हो गया ना इधर, हाँ 27 देखिए, 27 क्या बोलता है कि हिज ऑडिट इज ऑप्शनल इन नेचर, कौन सा ऑडिट है जो ऑप्शनल इन नेचर है, एंड इज डन एज पर द प्रेफरेंस ऑफ द ओनर। ये ऑप्शनल इन नेचर है, ऑडिट है जो ए वाला जो ऑडिट है ऑप्शनल इन नेचर बोल रहा है, ऑप्शनल इन नेचर and is done as per the preference of the owner. Such type of audit is conducted by proprietor concern where the requirement of audit is not mandatory। रिक्वायरमेंट है ना जो ऑडिट का वो मैंडेटरी नहीं है, तो उसको बोला जाता है प्राइवेट ऑडिट, ठीक है, उसको बोला जाता है प्राइवेट ऑडिट। मैंडेटरी नहीं है, प्रोप्राइटर जो है उसको जब मन कर रहा है करवा रहा, नहीं मन कर रहा नहीं करवा रहा, तो उस मैंडेटरी नहीं है, तो ये हो जाएगा प्राइवेट ऑडिट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा ऑप्शन 2 प्राइवेट ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 देखिए, ये आपका एनपीओ का सम है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सम है। बोलता है कि देयर आर 1000 मेंबर इन ए क्लब, 1000 मेंबर इन ए क्लब है, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन, 100 रुपया सब देता है एनुअल सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। फिर बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ रुपीज 1000 इन एरियर ऑन 31 दिसंबर 2018 सब्सक्रिप्शन रिसीव कर रहा ड्यूरिंग द 2019 का सब्सक्रिप्शन रिसीव कर रहा है 23,500, ठीक है, इंक्लूडिंग 550 रुपया जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया ना ड्यूरिंग द ईयर 2019 में, तो बोलता है कि 23,500 इंक्लूडिंग 550 रुपया फॉर 2018 एंड 900 रुपया फॉर 2020, ठीक है। पूछ रहा है आपसे कि बताओ कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 दिसंबर 2019 फॉर द ईयर 2019 ओनली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप ऐसे एक स्टेटमेंट बना लो, ठीक है। देयर आर 1000 मेंबर इन ए क्लब, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन, ईच पेइंग मतलब पेइंग है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बना रहा हूँ, ये जो मैं बना रहा हूँ ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1 लाख हो जाएगा, ठीक है, 1 लाख हो गया, एनुअल सब्सक्रिप्शन रिसीव किया 1 लाख। फिर बोल रहा है ना कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 23,500, ठीक है। क्या सब्सक्रिप्शन जो रिसीव कर रहा है ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव, तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट के में जाता है, इधर जाएगा क्रेडिट साइड, विच इंक्लूड 550 रुपये फॉर 2018, ठीक है, 550 पे 2018 एंड 900 रुपया फॉर 2020, ये जो बैलेंस आएगा आपका, तो वो बैलेंस जो आएगा वो आ जाएगा 77,950, ठीक है, 77,950 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28 का। 29 देखिए, 29 क्या बोलता है कि एज पर सेक्शन 2 Clause 44 of the Company Act 2013, A/N dash means any instrument in the form of depository received by whatever norm called created by a foreign depository outside India and authorized by a company making an issue of such depository receipt, इसको बोला जाता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है, कोई भी इंडियन कंपनी अगर शेयर इश्यू करना चाहता है इंडिया के बाहर, तो इंडिया के बाहर शेयर इश्यू करना चाहता है ताकि बाहर से भी उसको कुछ फंड मिल सके, ठीक है, कुछ उसको कोई भी कंपनी होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फंड चाहिए होता है, तो इंडिया में तो शेयर इशू करता ही है, और इंडिया के बाहर वो अगर वो शेयर इशू करना चाहता है तो वो जीडीआर के थ्रू वो शेयर इशू कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 29 का हो जाएगा ऑप्शन 4, 29 का ऑप्शन 4 हो गया। अब हम लोग 30 देखते हैं।
30 क्या बोलता है कि एज पर सेक्शन 11 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ए प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक drawn or made in India and made payable or drawn upon any person resident in India shall be deemed to be a, इसको बोला जाता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसको बोला जाता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड मेड पेबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन 1। तो आज हम लोग वीडियो यहाँ तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया। मैं हर एक दिन आप लोग के लिए 15 MCQ डिस्कस कर रहा हूँ, तो आज भी हम लोग 15 MCQ डिस्कस कर दिए फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं क्लास को, और जो भी रिमेनिंग है वो आपको मैं अपकमिंग क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।